करके तैयार कर सकते हैं ताकि जो हमारी यूपीएससी की तैयारी है वो उसमें हेल्प करे। वो आपको पता है कि जो मॉडर्न हिस्ट्री है इसका इतना वेटेज होता है प्रीलिम्स में और मेंस एग्जाम में। जब हम जो प्रीलिम्स एग्जाम की बात करते हैं तो प्रीलिम्स एग्जाम में यदि मॉडर्न हिस्ट्री की वेटेज की बात करें तो कम से कम जो कि जो नेशनल मूवमेंट है वो भी इसमें शामिल होता है। और जो मॉडर्न हिस्ट्री है कि जब से भारत में ब्रिटिश या जो अदर ईस्ट इंडिया कंपनी आई हैं, जो यूरोपीय लोग आए, उसने किस प्रकार से भारत में शासन स्थापित किया और उस समय भारत में क्या शासन प्रणाली थी, क्या इकोनॉमी थी और उस दौरान भारत में क्या क्या कार्य हुए, वो हम सारे इस मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं। और आपको पता है कि हमारी जो मॉडर्न हिस्ट्री, जो इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री है, वो स्टार्ट होती है कब से? जब से यूरोपीय लोग भारत में आते हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहले, इस बुक्स में सबसे पहले इन्हीं के बारे में बताया गया है। मतलब हम लोग यदि 18 सेंचुरी के मिड की बात करें, मतलब 18वीं शताब्दी के मध्य से बात करें, तो इसी से मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होती है। जैसे कि हमने पता है कि प्लासी का युद्ध हो गया या फिर जो बक्सर का युद्ध हो गया। इसी के बाद से भारत में मुख्य रूप से जो ब्रिटिश शासन था वो धीरे धीरे स्थापित होने लगा था और उनका भारत में शासन स्थापित होने लगा था। तो इन्हीं युद्धों से भारत में किस प्रकार से सत्ता परिवर्तन हुआ और जो मुगल एम्पायर था उसका किस तरीके से डिक्लाइन हुआ, उसका पतन हुआ, उसी के बारे में, उसी से हमारा जो मॉडर्न स्टार्ट है, मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होती है। यदि हम उसके शुरू के 2 चैप्टर की बात करें तो उसमें तो ये दिया गया है कि जो आधुनिक भारत का इतिहास है उसके क्या स्रोत है, मतलब कि हमें कैसे पता चला कि ये भारत के जो आधुनिक इतिहास है इसमें ये घटनाएं हुई, तो उनके क्या स्रोत रहे हैं। तो उसमें इन्होंने बहुत सारे बताए। केंद्र सरकार के कुछ पुरालेख हैं, राज्य सरकारों के पुरालेख हो गए, न्यायिक अभिलेख हो गए। इनमें हमें ज्यादा जाना नहीं, क्योंकि ये केवल ये है कि जो हमारा इतिहास है वो, जो इतिहास के अंतर्गत जो घटनाएं हुई हैं वो किस तरीके से हुई हैं और उन घटनाओं के क्या मतलब सोर्स हैं, क्या सबूत हैं, वो इन स्रोत और उपागम में हम पढ़ते हैं। हालांकि इतना एक बार केवल पढ़ने के लिए, आप देखने के लिए एक बार पढ़ सकते हो उसको, है जो इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं, यहां से स्टार्ट होता है। कि जो दूसरी इकाई है, इसकी यूनिट है, इसके अंतर्गत 2 चैप्टर हैं, 3 और 4। इसमें हम पढ़ते हैं यूरोपियों का आगमन और ब्रिटिश शासन का सुदृढ़ीकरण। मतलब कि जो ऐसा नहीं है कि जैसे भारत में बात करते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तो केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं, इसके अलावा और भी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, जैसे कि फ्रांसीसी हो गई, पुर्तगीज हो गई, डच हो गए, ठीक है। तो ये भी तो भारत में आए थे ना व्यापार करने के लिए, लेकिन उसमें सफल कौन रहा शासन करने में? ब्रिटिश। तो ब्रिटिश शासन का, इसलिए यहां पे क्या लिखा, यूरोपियों का आगमन, मतलब यूरोपियों में ब्रिटिश भी आए थे और इसके साथ फ्रांस भी आए थे, ठीक है। लेकिन इसमें केवल और शासन कौन कर पाया? ब्रिटिश। इसलिए यहां पे क्या लिखा है, ब्रिटिश शासन का सुदृढ़ीकरण, मतलब ब्रिटिश शासन यहां पर शासन करने में सफल रहे। तो हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे भारत में पुर्तगाली कैसे आए, वो उनके समुद्री मार्ग किस तरीके से उन्होंने खोजी, क्योंकि भारत में सबसे पहला जो व्यक्ति था, जो पुर्तगीज आए थे, उनमें सबसे पहला व्यक्ति था वास्को डी गामा, 1458 ईस्वी में आया था वो, ठीक है। तो उन्होंने किस तरीके से समुद्री मार्ग की खोज की और किस तरीके से पुर्तगालियों का आगमन हुआ, फिर उसके बाद एक के बाद और यूरोपीय लोग अलग अलग देशों से आए और भारत में मुख्य रूप से व्यापार करने के लिए आए थे। क्योंकि देखो यहाँ पे समझने वाली बात है कि ऐसा नहीं है कि भारत में उन लोगों ने भारत की खोज की, मतलब यदि वो खोज नहीं करते तो भारत मिलता ही नहीं है, भारत था ही नहीं। पहले भी यूरोप के भारत के साथ व्यापार चल ही रहे थे, चाहे मध्यकाल हो या प्राचीन काल हो। लेकिन मध्यकाल में क्या हुआ कि जैसे ही जो अरब क्षेत्र में, इसमें जब इस्लामिक वर्ल्ड आया, इस्लामिक शासन स्थापित हुआ, तो इन्होंने कई व्यापार डायरेक्ट चल रहा था यूरोपीय कंपनियों, यूरोप का, सॉरी, तो वो व्यापार में मध्यस्थता किसने कर दी उत्पन्न? अरब के देशों ने, अरब के लोगों ने। तो उसमें उनका जो बीच में अरब लोग आ गए, तो उन्होंने क्या किया कि अब हम सीधा ऐसा व्यापार, ऐसा कुछ समुद्री मार्ग खोजते हैं ताकि हम भारत के पास सीधे जा सकें और भारत के पास पहुंच सकें और अच्छा हम व्यापार अपना स्थापित कर सकें। इसलिए उन्होंने क्या किया कि हम भारत के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज करते हैं। और इसी समय में, कब की बात है, 15वीं-16वीं शताब्दी में, इसी समय में यूरोप में रेनेसा हुआ, पुनर्जागरण हुआ, एक वैज्ञानिक सोच का निर्माण हुआ। और इसी में यह भी पता चला कि भाई हमारी जो पृथ्वी है गोल है। आपको पता है कि जो पहले माना जाता था कि जो पृथ्वी है वो जो केंद्र में है, और इसी में पता चला कि जो पृथ्वी हमें सूरज के चक्कर लगाती है, पृथ्वी गोल है। तो उनको ये पता चला कि यदि पृथ्वी गोल है तो यदि हम और समुद्री मार्ग से भी जाते हैं तब भी हमें भारत तो मिल ही जाएगा, क्योंकि इस क्षेत्र में पहले अरब वालों का शासन हो गया, जैसे जो रेड सी हो गया या जो फारस की खाड़ी हो गया, यहाँ से जो व्यापार चल रहा था टर्की के थ्रू, यहाँ पे ओटोमन एम्पायर हो या फिर जो अरब वर्ल्ड का इसमें शासन आ गया था। तो सीधे और यहाँ पे भारत में व्यापार में जो अरब व्यापारी थे उनका एक वर्चस्व स्थापित
स्थापित हो गया हिंद महासागर के क्षेत्र में, तो उस वर्चस्व को कमी करने के लिए और भारत में व्यापार करने के लिए लोग यहाँ पे आए थे। ठीक है, तो इस तरीके से यूरोपीय कंपनी भारत में आगमन हुई, ब्रिटिश जो पुर्तगीज आए, ब्रिटिश आए, फ्रांसीसी आए, डच आए, और एक एक करके वो हुए। लेकिन भारत में जो शासन स्थापित करने में जो सफल रहा वो रहे ब्रिटेन वाले, ब्रिटिश वाले लोग। कैसे रहे? क्योंकि जब पुर्तगीज आए, सबसे पहले पुर्तगीज आए तो लगभग 100 साल तक तो वैसे ही शासन करते रहे, उनके मुकाबले कोई आए नहीं। उन लोगों ने हिंद महासागर के व्यापार पर, चाहे वो लेड सागर, हारमुज जल संधि है, ठीक है, चाहे फास की खाड़ी हो गया, आदन की खाड़ी हो गया, मलक्का खाड़ी और श्रीलंका, इस पूरे अरब क्षेत्र, पूरे जो हिंद महासागर का क्षेत्र है, इंडियन ओशियन का, इसमें पूरे में, क्योंकि इनके पास जो नौसेना थी बहुत पावरफुल थी, और जिस समय ये भारत में आए उस समय भारत में कोई भी, चाहे उत्तर भारत हो दक्षिण भारत हो, इसमें कोई भी राजा ऐसा नहीं था जिसकी नौसेना मजबूत हो या वो नौसेना के रूप में कार्य कर रहा हो। तो उनको इसमें राजाओं को हराने में काफी सफलता प्राप्त हुई, वो काफी सफल रहे, ऐसे उनको हेल्प मिली, तो वो बहुत जल्दी भारत में एक व्यापार में उनका वर्चस्व स्थापित हो गया, इंडियन ओशियन में, हिंद महासागर में, वो एक एक करके वो शासन हुए। फिर उसके बाद डच आए, ब्रिटिश आए, तो इन लोगों ने क्या किया, जो पुर्तगीज थे उनको एक प्रकार से, वो पुर्तगीज जो ब्रिटिश था उनसे एक सामना नहीं कर पाए, इसी प्रकार से जो पुर्तगीज हैं उन्होंने ब्रिटेन से संधि कर ली, और इनका गोवा पे शासन रहा, बाकी पे उन्होंने बोला हमें व्यापार करना है भाई, हमें शासन नहीं करना है, और फिर वो इस रेस से बाहर हो गए कि हमें भारत शासन नहीं करना है। और जो डच थे, डच ने भी संधि कर ली कि भाई हमें केवल जो क्षेत्र इंडोनेशिया वाला क्षेत्र, मसाले वाला क्षेत्र वो हमें मिल गया है, हम भारत में नहीं आएंगे, हमें किसी तरीके की परेशानी करनी कोई बात नहीं है। तो जो ब्रिटिश थे उनके रास्ते से डच भी बाहर हो गए, और जो पुर्तगीज थे वो भी बाहर हो गए, क्योंकि पुर्तगीज ने अपनी राजकुमारी की शादी ही कर दी थी ब्रिटेन वालों से, और उनको मुंबई को दहेज में दे दिया था, तो वो तो वैसे ही बाहर हो गए थे खेल से। तो ब्रिटेन बाद में शासन करने में स्थापित हुए। वो आपको पता है कि एंग्लो कर्नाटिक वॉर हुए, हम आगे इसमें देखेंगे, एंग्लो कर्नाटिक वॉर हो गए, या फिर जैसे कि जो एंग्ल मराठा युद्ध हुए, मैसूर युद्ध हुए, चाहे प्लासी का युद्ध हो, बक्सर का युद्ध हो, या जो एंग्लो सिख युद्ध हुए, वो उसमें ये हम सारे इसमें पढ़ेंगे। तो इस तरीके से भारत में जो ब्रिटिश थे वो शासन करने में स्थापित हो गए, वो उसमें सफल हुए। इसी प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पे कि भारत में पुर्तगाली आए, समुद्री माँ की खोज की, पुर्तगालियों का आगमन हुआ, व्यापार से शासन तक, मतलब कि जो पुर्तगाली हैं वो किस प्रकार से व्यापार करने आओ, किस प्रकार शासन करने लगे शासन तक। फिर उसके बाद डच आए, अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए, और इनमें किस तरीके से पित्तीय द्वंद्वता थी, इनमें किसी प्रकार से पित्तीय स्पर्धा थी, और ये लोग आगे बढ़ते गए। इसी के बाद अब हम आगे पढ़ते हैं कि जो ब्रिटिश विजय है, ब्रिटिश विजय के समय भारत की क्या स्थिति, 14 चैप्टर है, मतलब कि जब भारत में ब्रिटिश जब जीत रहे थे तो उस समय भारत में जो स्थानीय राजा थे या स्थानीय क्षेत्र थे उनकी क्या स्थिति थी, और उनमें आपसी क्या मतभेद चल रहे थे, इसके बारे में बताया गया। और उसी का फायदा उठा के ब्रिटिश लोगों ने यहाँ पे आपसी राजाओं में आपसी राजनीतिक उसका लाभ उठाकर, राजनीतिक जो भी अस्थिरता थी उसका लाभ उठाकर वो शासन करने में सफल हुए। इसी प्रकार से बाद में ब्रिटिश शक्ति का किस प्रकार से भारत में विस्तार हुआ और उसका सुदृढ़ किया। यहाँ पे उन लोगों ने भारत में शासन स्थापित कर लिया, ठीक है। इसके बाद ब्रिटिश शक्ति का किस तरीके से विस्तार हुआ, सुदृढ़ीकरण हुआ, क्योंकि जब ब्रिटिश आया तो उस समय वो राजा जो मुगल एम्पायर था वो डिक्लाइन हो रहा था। जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन होता वो स्थानीय जो राज्य थे वो एक प्रकार से स्थापित हो रहे थे, ठीक है। जो ब्रिटिश जो क्या बोलते हैं जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो स्थापित हो रही थी शासन करने में, और साथ में जो मुगल एम्पायर था उसका डिक्लाइन हो रहा था औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात। और इसी के चलते जो स्थानीय क्षेत्र वो स्वतंत्र हुए, बंगाल हो गया, हैदराबाद हो गया, अवध हो गया, कर्नाटक हो गया, ठीक है। इन क्षेत्रों को आपस में शासन करने में एक मिनट ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि वो शासन करने में सफल हुए, क्योंकि वो जो मुगल एम्पायर था वो एक प्रकार से बट गया, तो उनको एक एक करके इन राज्यों को हड़पने में, उनको हराने में एक प्रकार से आसानी हुई। इसीलिए उन्होंने एक एक करके पहले उसके युद्ध हुए किसके साथ, एंग्लो कर्नाटिक वॉर। तो पहले जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी, जो मद्रास वाला क्षेत्र था, इस पे एक प्रकार से कब्जा कर लिया और यहाँ पर शासन स्थापित हो गया। इसी प्रकार से बंगाल में जो प्लासी का युद्ध 1757 का हुआ, या फिर जो बक्सर का युद्ध 1764 का, उसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई, बंगाल में द्वैध शासन स्थापित किया, ठीक है। हालांकि उस द्वैध शासन को बाद में फिर जो वारन हेस्टिंग था उसने उसको खत्म कर दिया था। इसी प्रकार से फिर एंग्लो मैसूर युद्ध हुए, देखो यहाँ पे पढ़ सकते हो, हैदर अली टीपू सुल्तान का। तो ये मैसूर युद्ध हुए, इसी के चलते जो मैसूर पे कब्जा कर लिया कि कुछ मतलब
कुछ क्षेत्र था मैसूर के, और कुछ क्षेत्र उसके लिए जो पहले जो डायनेस्टी काम करती थी मैसूर में, जो शासन कर रही थी हैदर अली या टीपू सुल्तान से पहले, उनको दे दिया गया। इसी प्रकार से मराठा शक्ति का भी उदय हुआ, हम पढ़ेंगे, और किस प्रकार से मराठा शक्ति का पराजय हुई, चाहे वो पानीपत का तृतीय युद्ध हो, जिसके बाद लग रहा था कि मराठा शक्ति एक प्रकार से फिर से शायद भारत में एक शासन करने लगे पूरे में, क्योंकि इसी समय मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हो रहा था, और जो मराठा शक्ति थी उसका लग रहा था कि ये शायद कुछ भारत में शासन कर सकती है। लेकिन तभी पानीपत का तृतीय युद्ध होता 1761 में, और उस समय ये हार हो जाती है अहमद शाह अब्दाली से, जिससे ये डिसाइड हो गया था कि अब मराठा पूरे भारत में शासन नहीं कर पाए, क्योंकि उनका शासन का डिक्लाइन हो गया था। ठीक है, तो इस तरीके से फिर उसी में बीच में जो अंग्रेज आए वो उन लोगों ने मराठाओं के साथ एंग्लो मराठा वॉर हुए 1775 से लेकर 82 तक प्रथम 3 युद्ध हुए। ठीक है, तो इन युद्धों में किस तरीके से जो मराठा शक्ति थी वो पराजय हुई, और मराठा शक्ति की पराजय के कारण इसके बाद फिर उन्होंने किस तरीके से पंजाब में विजय प्राप्त की, ब्रिटिश ने सिंध में विजय प्राप्त की। इसके बाद ब्रिटिश प्रभुता का प्रशासनिक नीति का विस्तार, अब किस तरीके से उन लोगों ने भारत के अलग अलग क्षेत्रों में प्रशासन अपनाया, चाहे वो जैसे कि घेरे की नीति हो, सहायक संधि हो, या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यपगत का सिद्धांत। ठीक है, और इसके अलावा जैसे आपने पढ़ा होगा कि वो जो लॉर्ड डलहौजी था, हड़प नीति। ठीक है, किसी राज्य को हड़प लेना है तो वहां पर उत्तराधिकार नहीं है तो। ठीक है, तो ऐसे इस तरीके से उन्होंने पूरे भारत में एक करके सभी राज्यों को अपने साम्राज्य में मिलाया, और चाहे वो इसी के बाद आंग्ल भूटान संबंध कैसे हुए, आंग्लो नेपाल संबंध, आंग्ल बर्मा संबंध, इसके अंदर हम ये भी पढ़ेंगे किस तरीके से एंग्लो बर्मा जो वॉर हुए थे वो भी हम पढ़ेंगे, आंग्ल तिब्बत, आंग्ल अफगान संबंध। ठीक है, तो अब क्योंकि पता है आपके जो आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा है डूरंड रेखा, वो किसके द्वारा बनाई गई, ब्रिटिश और अफगान के भी संबंध हुए जब ब्रिटिशर्स ने पंजाब पे कब्जा कर लिया। तो उसके बाद क्योंकि पंजाब में शासन कर रहे थे महाराजा रणजीत सिंह, जब उनकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद फिर जो उनके उत्तराधिकारी होते हैं उनके साथ ब्रिटिश के युद्ध होते हैं, आंग्ल सिख युद्ध, उसमें उनको हराया जाता है 1845 के, और इस दौरान में। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है कि पंजाब पे किसका शासन होगा, ब्रिटिश का। तो ब्रिटिश जब शासन करेंगे पंजाब में तो फिर क्या होगा कि अब जो पंजाब की सीमा लगती है किससे, अफगानिस्तान से, क्योंकि जब पंजाब की बात करें तो पाकिस्तान का पंजाब है वो भी इसी में शामिल था। ठीक है, तो यहाँ पे संधि होगी कि भाई जो डुरंड रेखा है वो ब्रिटिश भारत की और अफगानिस्तान की एक सीमा रेखा मानी जाएगी, बाद में फिर वो पाकिस्तान और उसकी बनी, क्योंकि पाकिस्तान अलग हो गया आज़ादी के बाद में। अब हम इसके बाद पढ़ते हैं कि कंपनी शासन के विरुद्ध, जब कंपनी का शासन स्थापित हो गया तो अब शासन स्थापित हो गया, अब वो शासन करने लगे भारत में। अब उस शासन को उखाड़ने के लिए किस तरीके से कंपनी शासन के विरुद्ध में बढ़ता विद्वेष, मतलब कि कंपनी शासन के विरुद्ध किस तरीके से आंदोलन हुए, जन आक्रोश उत्पन्न हुआ, जन असंतोष हुआ, तो उसमें कौन कौन से आंदोलन हुए में पढ़ेंगे। जैसे कि 1857 से पूर्व, क्योंकि 1857 की क्रांति हुई, उससे लेकिन पूर्व कौन कौन से आंदोलन हुए वो भी देखेंगे। 1857 से पूर्व ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध जन असंतोष, जन विद्रोह, जैसे जन विद्रोह का उद्भव हुआ। ठीक है, ये टॉपिक है जिसमें हम नागरिक विद्रोह पढ़ेंगे। ठीक है, किसान विद्रोह पढ़ेंगे, धार्मिक अधिश्वर सहित किसान विद्रोह। ठीक है, चाहे वो अपनी भूमि के लिए लड़ रहे थे, किसान विद्रोह, पूर्वोत्तर में आदिवासी आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, ये हम सारे आंदोलन के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, फिर जब 1857 के बाद कुछ आदिवासी आंदोलन, जनजातीय आंदोलन और पूर्वोत्तर के सीमांत जनजातीय आंदोलन, वैश्व क्षेत्र एवं प्रमुख कारण। अब हम पढ़ते हैं 1857 का विद्रोह किस तरीके से हुआ, उसमें कौन कौन सी घटनाएं हुई, और भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर इस विद्रोह किस तरीके से ब्रिटिश सरकार के द्वारा दबाया गया। और फिर ये जो 1857 का विद्रोह था वो एक प्रकार से ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ने में सफल नहीं हुआ, लेकिन कहीं हद तक जो ब्रिटिश शासन था उसमें एक परिवर्तन करने में सफल जरूर हुआ कि जैसे 1857 क्रांति होती है तुरंत ही जो शासन है वो भारत का शासन सीधे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से सीधे क्राउन के पास पहुंच जाता है। और कैसे 1858 का आपको पता है कि जो भारत शासन अधिनियम आता है उसके थ्रू वो आता है। अब हमने ये पढ़ लिया 1857 के बाद 1857 का विद्रोह कहाँ कहाँ कैसे कैसे हुआ। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, आपको पता है कि इसी 19वीं शताब्दी मतलब 1800 से लेकर 1900 के बीच में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, मतलब SRRM सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। और इसमें आपको पता है सती प्रथा हुई, इसमें बहुत सारे हमारे जो भारत के जो समाज सुधारक थे उन्होंने भाग लिया और आंदोलन किए ताकि समाज में
जो धार्मिक या कुरीतियां थी या समाज में जो गलत फहमी थी लोगों के बीच में, उनको यहाँ पे सुधारा गया। इसी जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गया, राजा राम मोहन राय हो गया, ठीक है, ज्योतिबा फुले हो गया, ठीक है, सावित्रीबाई फुले हो गई, इससे गुलाब गोपाल बाबा बलंगर, ठीक है, इस बहुत सारे लोग थे, ठीक है, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, ठीक है, जैसे आर्य समाज पढ़ते हैं, देव समाज, धर्म सभा, बहुत सारे जो आंदोलन हुए हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है। और इस जैसे कि पढ़ लिया हमने पारसी सुधार आंदोलन, सिख सुधार आंदोलन, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी है, ठीक है, इसी बहावी आंदोलन, ठीक है, बहुत सारे मतलब आंदोलन हुए इस 19वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में, हम ये पढ़ते हैं। अब इसके बाद सीधे हम भारत से, चूंकि हमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से, हमें जो ब्रिटिश अंग्रेजों का शासन था उससे हमें निजात चाहिए था, भारत देश को आज़ाद करवाना था। जब भारत देश को आज़ाद करवाना था तो हमें क्या करना था, इसके शासन को हमें उखाड़ फेंकना था। तो हमें इसके लिए क्या करना था, फ्रीडम स्ट्रगल करना था, स्वतंत्रता संघर्ष करना था। और इसी के चलते, स्वतंत्रता संघर्ष के चलते हमने क्या किया, स्वतंत्रता संघर्ष चलते क्या किया, कांग्रेस की स्थापना होती है। कब स्थापना होती है, 1885 में। और उसके बाद एक के बाद देश में बहुत सारे नेता देश की आज़ादी के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए इसमें एक भाग लेते हैं, देश की आज़ादी के लिए। और इसमें क्योंकि जो 1857 क्रांति हुई उसके बाद अब ये लगा कि यदि हमें भारत को यदि हमें बचाना है, ठीक है, ब्रिटिश सत्ता से बचाना है, तो हमें इसको आज़ाद कराना होगा। और फिर उसके बाद एक होड़ मची कि हमें भारत को आज़ाद कराना है। इसी के चलते बहुत सारे आंदोलन हुए। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे स्वतंत्रता संघर्ष, फ्रीडम स्ट्रगल, और किस तरीके से भारत में राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ, राष्ट्रवाद का उदय हुआ, और कौन कौन सी ब्रिटिश की नीतियां रही जिनसे भारतीयों को नाखुश किया और भारतीयों ने उसके खिलाफ एक प्रकार से आंदोलन किया, ठीक है। जैसे बंगाल का विभाजन हो गया 1905 में, उसके विरुद्ध आंदोलन हुए 1905 में, आपको पता है, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, इसकी स्थापना होती है 1885 में। और कांग्रेस के इस उदय के बाद हम इसको 3 भागों में बांटते हैं, उदारवादी, उग्रवादी चरण, ठीक है। और उसके बाद गांधी युग आता है। और इसी बीच में जब गांधी के जब असहयोग आंदोलन स्टार्ट करते हैं और जब वापस लेते हैं, इसी बीच के दशक में 1920 के दशक में क्रांतिकारी आंदोलन भी स्टार्ट होते हैं, जिसमें जैसे कि हमारे जो भगत सिंह थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, सुभाष चंद्र बोस थे, इनका क्या नाम, चंद्रशेखर आजाद, इनका उदय हुआ। इन लोगों ने किस तरीके से नए ढंग से आज़ादी की लड़ लड़े। हालांकि इन लोगों को फांसी हुई, और आपको पता है चोरी कांड हुआ था, जिसके बाद और काकोरी कांड हुआ था। ये हम सारे इसी दौरान हम पढ़ते हैं जब कांग्रेस की स्थापना होती है। जब कांग्रेस की स्थापना होती है तो इस बीच काफ़ी लोगों के बीच में, किसानों के बीच में गाँव जाकर और एक ऐसा माहौल होता है कि भाई हमें देश के लिए आज़ादी के लिए लड़ना है। यहाँ तक तो हमें, क्योंकि देखो जब भारत गुलाम हुआ तब तक तो पता ही नहीं भारत गुलाम हो गया, लोगों को पता ही नहीं है भाई साहब। 1857 तक, जब 1857 क्रांति हुई, 100 साल निकल गए, समझ रहे हो, मतलब 1757 प्लासी का होता, 1857 क्रांति होती है और 100 साल निकल गए, हमको पता नहीं हम गुलाम हैं। इसके बाद भाई एक माहौल बनता है कि नहीं, और देश के में जो ब्रिटिश शासन है ये हमारे साथ गलत कर रही है और देश में आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ना है। तो इस तरीके से भारत में फिर आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी जाती है। और इसमें भारत में स्वतंत्रता संघर्ष होता है, आधुनिक राष्ट्रवाद का प्रारंभ होता है, और हम कांग्रेस की स्थापना के बाद बहुत सारे आंदोलन होते हैं, ठीक है। उसका जो पहला चरण होता है उदारवादी चरण, 1850 से लेकर 1920 में, इसको पढ़ते हैं। फिर उसके बाद पढ़ते हैं हम राष्ट्रीय आंदोलन, जो 1905 से लेकर 1918 के बीच में हुए, ठीक है। उससे पहले क्या था, उदारवादी चल रहा था। लोग जो उदारवादी नेता थे वो एक कानून की सीमा में रहकर संवैधानिक रूप से अपना विरोध प्रदर्शन करते थे और अपनी मांगों को ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखते थे। हालांकि उन मांगों को माना जाता था, नहीं माना जाता था। हालांकि जब लोगों को लगा अब हमें एक उग्र तरीके से एक आंदोलन करना चाहिए, तब उसके बाद एक उग्रवादी राष्ट्रवाद का युग होता है, ठीक है। उदय होता है 1905 से लेके 1909 के बीच में। ये क्या है, उग्र राष्ट्रवाद का उदय होता है। और राष्ट्रीय आंदोलन 1905 से लेकर 1918 के बीच में हम इस पूरे सिस्टम को पढ़ते हैं। और उसके बाद 1907 से लेकर 1917 तक क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रथम चरण, यहाँ पे इसको कई लोग जो इतिहासकार हैं उसको मतलब क्रांतिकारी आतंकवाद भी बोलते हैं, या
जो रेवोल्यूशनरी जो टेररिज्म है वो भी बोलते हैं कि उसी बीच बहुत सारी जो एक हिंसक घटनाएं भी हुई, ठीक है। तो इसमें 1907 से लेकर 1917 के बीच में ये जो हुआ युद्ध हुआ, और इसी बीच में जो ब्रिटिश जो सुधार ला रहे थे भारत में, वो भी इसमें देखा जाता साथ में किस तरीके से वो सुधार ला रहे हैं, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे। उग्र राष्ट्रवाद का युग पढ़ेंगे 1905 से लेकर 1909 के बीच में, राष्ट्रीय आंदोलन 1900, ये इसको कहा जाता है उग्रवादी क्षण, उदारवादी क्षण 1850 से लेकर 1905 के बीच में। अब इसके बाद 1918 के 1917 के बाद में गांधी जी 1915 में वापस आ जाते हैं। 1917 में वो चंपारण की घटना होती है, 1917 में शायद, मेरे को, हाँ 1917 में ही होती है शायद मेरे हिसाब से, ठीक है। उसके बाद गांधी का एक नाम देश में जाता है कि गांधी जी, और उसके बाद फिर गांधी युग उदय होता है 1919 से लेकर 1939 के बीच में। यहाँ पे गांधी जी के द्वारा बहुत सारे आंदोलन चलाए जाते हैं जिनका नेतृत्व किया जाए, बहुत सारे का मतलब जैसे कि प्रमुख जो आंदोलन है, असहयोग आंदोलन हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, और भारत छोड़ो आंदोलन। तो इस तरीके की घटना होती है। तो हम ये पढ़ लेते हैं भाई, क्रांतिकारी गतिविधियां 1907 से लेकर 1917 के बीच में। इसके बाद आपको पता है कि 1914 में वर्ल्ड लेवल पे प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था 1914 में। 1919 में ये खत्म हो गया था। तो इसमें किस तरीके से आंदोलन हुआ, और इसको हम साथ में इसको भी अपने भारत के इतिहास से जोड़ के पढ़ते जाएंगे, और उसके क्या परिणाम रहे, ठीक है। और इसी बीच फिर जो आंदोलन हुए, होम रूल लीग आंदोलन, कार्यक्रम लीग के प्रति सरकार का रुख, ये सारी चीज़ें हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं, चाहे वो मोंटेगू, चेम्सफोर्ड या पार्लियामेंट्री सुधार 1909 का। ये इसी साल जो इसी कार्यक्रम में जो ब्रिटिश सत्ता थी वो साथ में जो भी कानून ला रही थी, ठीक है, जो संवैधानिक सुधार कर रही थी, वो भी संवैधानिक इतिहास क्या रहा है, वो भी संवैधानिक विकास में उन कानूनों को भी हम पढ़ते जाएंगे साथ में। अब इसके बाद गांधी जी का उदय होता है, गांधी जी का युग स्टार्ट होता है, और 1919 से लेकर 1939 के बीच हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में जन राष्ट्रवाद के युग का शुभारंभ। मतलब जन राष्ट्रवाद मतलब हम इसमें लोगों को, गांधी जी का किया, जो लोकल इशू है, लोकल इशू को हम नेशनल प्लेटफॉर्म पे लाएंगे और राष्ट्रीय मुद्दा बनाएंगे, और ऐसे में लोगों को जुड़ना तय था, और लोग बहुत सारे जुड़े, इसलिए इसको कहा जाता है जन राष्ट्रवाद के युग का प्रारंभ होता है 1919 से लेकर 1939 के बीच में। गांधी जी का उदय होता है, तो गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे कि जीवंत होने के कारण, ठीक है। इसके बाद चंपारण की घटना 1917 में, अहमदाबाद का मिल हड़ताल 1918 में, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, ठीक है। इसी के बाद आपको पता है कि जो रॉलेक्ट एक्ट वो 1919 में आया था, इसके विरुद्ध आंदोलन हुआ, और 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है, पंजाब में। उसके खिलाफ आंदोलन की एक लहर बन रही थी इसी बीच, और हंटर जांच आयोग बना था, इसी की जांच के लिए कांग्रेस का दृष्टिकोण, साइंस से हम पढ़ेंगे। और आपको पता है कि इसी बीच में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होता है 1919 में, तो जो खिलाफ जो टर्की में जो खलीफा हुआ करता था, उसको, उस पद को खत्म करने के लिए बात चलने लगी। और इसी बीच भारत में खिलाफत आंदोलन का भी ब्रिटिश का एक विरोध करने लगा, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जीते कौन थे, मित्र देश, उसमें ब्रिटेन था। तो उसको खिलाफत आंदोलन को जो क्या बोलते हैं, इसको ऑटोमन एम्पायर था, उसको खत्म करने के लिए, खलीफा के पद को खत्म करने के लिए यहाँ पे काफ़ी वो किया जाता है। हालांकि इस पद को खत्म कर भी दिया जाता है। फिर इसी में खिलाफत आंदोलन स्टार्ट होता है 1920 में दौरान में, और इसी समय फिर गांधी जी इसको साथ में जोड़ लेते हैं असहयोग आंदोलन में, और असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है आपको 1920 में पता हो। इसी दौरान जो बाल गंगाधर तिलक हैं, लोकमान्य तिलक हैं, उनकी वो डेथ भी हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है 1920 में, और फिर उसको 1922 में वापस ले लिया जाता है, चोरा चोरी कांड हो जाने के पश्चात। वहाँ पे जो लोग थे, जो आंदोलनकारी थे, ऐसा बताया जाता है, और उसमें जो पुलिस चौकी थी उसमें आग लग गई और पुलिस वाले मतलब वो मर जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद एक असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। मतलब असहयोग आंदोलन उसको ख़त्म कर दिया, वहाँ पे उसको विराम दे दिया जाता है, उसको वापस ले लिया जाता है गांधी जी के द्वारा। इसके बाद फिर स्वराज्यों, समाजवादी, मतलब फिर इसके बाद वापस लेने के बाद क्या होता है, कांग्रेस दो गुट में बट जाती है। कुछ जो जैसे हम लोग बोलते हैं चेंज, मतलब नो चेंज वाले, ठीक है। तो जो नेता थे वो अलग अलग भागों में मतलब बट जाते हैं, कि कुछ बोलते हैं नहीं हमें वापस नहीं लेना चाहिए था ये आंदोलन, कुछ बोलते हैं ठीक है वापस ले लिया है। तो इस तरीके से ये होता है। और तो ये तो हो गया था पूरा। यहाँ पे गांधी जी को जेल भेज दिया जाता है, बाद में छूट पे जाते हैं वो, ठीक है। इस तरीके से स्वराज्य, समाजवादी विचारों, क्रांतिकारी गतिविधियों और अन्य नवीन शक्तियों का उदय होता है। इसी बीच पे क्या होता है कि जो अन्य घटनाएं होती हैं, जैसे कि चाहे आपको पता है कि जैसे वो साइमन कमीशन आता है 1927 में, ठीक 1928 में, फिर इसमें लाला लाजपत राय आंदोलन करते हैं, उन पर लाठीचार्ज होते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। सुभाष चंद्र जो
क्या बोलते हैं इनका नाम, अच्छा भगत सिंह, ठीक है। तो भगत सिंह के द्वारा फिर वो सैंडर्स की हत्या कर दी जाती है, तो उनको फिर वो फांसी की सजा होती है 1931-32 के दौरान में, ठीक है। और इसी बीच जो 1928 में वो मृत्यु कर देते हैं, और 1929 में वो संसद पे मतलब वो करते हैं, ठीक है। जहाँ पे वो कहा जाता है कि उनने बम से हमला किया है, तो वो घटना भी इसी में पढ़ते हैं, 1929 की घटना है वो, ठीक है। तो अब जब ये खत्म हो जाता है असहयोग आंदोलन, तो इस बीच इसमें जो 20 का दशक था पूरा 1922 से लेकर 1930 के बीच का, इसमें क्या घटनाएं हुई वो भी हम पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे साइमन कमीशन हो गया, ठीक है। इसके अलावा अब 1930 का समय आता, तो इसी समय सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो जाता है। गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च किया जाता है। और आपको पता है कि जब 1930 में जब वो, हाँ इसी बीच, और इसी बीच ये होता है, नेहरू रिपोर्ट भी आती है, ठीक है। तो इसमें 1928-29 के दौरान में, और 1929 में ही लाहौर का जो कांग्रेस का होता है, कलकत्ता सॉरी क्या बोलते हैं उसको, लाहौर अधिवेशन होता है, जिसमें ये पूर्ण स्वराज की मांग रखी जाती है। और फिर हर साल 26 जनवरी को एक स्वतंत्रता दिवस मनाने की शपथ ली जाती है, स्वतंत्रता की शपथ ली जाती है, और 26 जनवरी 1930 को ये मनाया भी जाता है। इसलिए हमारा संविधान 26 जनवरी को लागू किया गया था, क्योंकि हम लोग हर 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे थे। और जब हम भारत आज़ाद हुआ तो हम लोग 1947 में ही आज़ाद हो गए थे 15 अगस्त को। तो उसके लिए अब हमें 26 जनवरी के दिन का भी कुछ महत्व रखना था, इसलिए हम 26 जनवरी को हम लोगों ने संविधान लागू किया, ताकि हम उसको रिपब्लिक डे के रूप में, गणतंत्र दिवस के रूप में मना सकें। जिस तरीके से गांधी जी की 11 सूत्री मांग क्या थी, ठीक है, गांधी अर्बन पैक्ट क्या था, दांडी मार्च, ये हम नमक कानून की अवज्ञा का प्रसार हम ही पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद खत्म हो जाता है। इसी बीच पे जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930-31 के इस दौरान होते हैं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन का पुनः प्रारंभ, ठीक है। तो ये हम पूरे पढ़ेंगे इस दौरान। पूना जो गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में पूना समझौता हुआ था, पूना पैक्ट कहा जाता है जैसे, वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के पश्चात भविष्य की रणनीति पर बहस होती है। और प्रांतों में फिर क्या होता है, कांग्रेस शासन बनती है, क्योंकि आपको पता है 1935 में भारत शासन अधिनियम आता है, 1937 में चुनाव होते हैं। तो उसमें किन किन राज्यों में कांग्रेस स्थापना हुई या मुस्लिम लीग की शासन हुई और अन्य पार्टियों का शासन स्थापना हुई, वो पढ़ते हैं। अब इसके बाद चैप्टर स्टार्ट होता है हमारा स्वतंत्रता और भारत का विभाजन, क्योंकि अब हम 1939 से लेकर 1947 के बीच का समय पढ़ेंगे, क्या क्या इसमें दौरान हुआ है, और इसी बीच में पढ़ेंगे भारत छोड़ो आंदोलन। और 1939 में आपको पता है कि 1939 में यहाँ से भारत आज़ाद की एक वो तो हुई थी, भारत आज़ाद होगा, साथ में जब भारत 1947 में आज़ाद होता है तो साथ में उसका विभाजन भी तो हो जाता है भाई साहब। जब विभाजन हो जाता है तो इसलिए उसको कहा गया कि स्वतंत्रता और विभाजन की ओर बढ़ता हुआ भारत, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध था, वो खत्म हो जाता है। आपको पता है कि नहीं, स्टार्ट होता है 1939 में, और 1945 में वो खत्म होता है, ठीक है। तो इस तरीके से द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया क्या क्या हुई। इस बीच में पूरे जो क्रिप्स मिशन है वो क्या था, ठीक है, जब जो भेजा गया था, ठीक है। इसके अलावा जो 1946 में कैबिनेट मिशन था, इस प्रकार से भारत में संविधान सभा बनी। ये सारी जो गतिविधियां हैं, और 1942 में भारत छोड़ो का आंदोलन, ठीक है, और हरिपुरा और त्रिपुरी अधिवेशन, सुभाष चंद्र बोस के विचार, इसमें जो सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, ठीक है, इनमें भी क्या थोड़ा बहुत मतभेद था, वो इन सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे क्या क्या हुआ है। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि इन्हीं जो चीज़ हैं, मतलब जब से कांग्रेस की स्थापना हुई, फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट हुआ, नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुई, इन्हीं जो टॉपिक हैं इन्हीं से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि इसी बीच ज़्यादा घटनाएं हुई, ठीक है। वैसे तो एक बार पढ़ लिया हमने चैप्टर वो, कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ और उन्होंने किस तरीके से भारत में शासन स्थापित कर लिया, तो वो तो एक अलग हो गया, ठीक है, वो मैटर। उसके बाद लेकिन भारत में शासन स्थापित होने के बाद किस प्रकार से भारत में इस शासन को हटाने के लिए किस तरीके से भारत में लोगों के द्वारा आंदोलन किए जाते हैं, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इसी प्रकार से तो हम ये चार चीज़ें पढ़ते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज के बारे में, ठीक है, पाकिस्तान, फिर इसी बीच पाकिस्तान की मांग उठने लगती है, ठीक है। और आपको पता है कि मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वो तो 1906 के दौरान ही हो गई थी, ठीक है। तो इस तरीके से जो जिन्ना है वो सक्रिय होते हैं राजनीति में, और पाकिस्तान की मांग उठने लगती है, और तभी भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था 1942 में। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन होता है, ठीक है, और बहुत सा घटना होने लगती है इसी बीच, ठीक है। गांधी जी का उपवास, ठीक है, भारत छोड़ो प्रस्ताव,
ठीक है, ये सारी घटनाएं हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। और जब भारत जब आज़ाद होने लगता है, धीरे धीरे पाकिस्तान की मांग को मान लिया जाता है कि भाई अब पाकिस्तान तो बन के रहेगा। इसलिए जब 1947 में आज़ाद हो जाता है तो 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम भी आता है। और ये जो पूरी घटनाएं थी वो हम सारे इसको विस्तार से उसमें पढ़ते जाएंगे। ठीक है, माउंटबेटन योजना थी, ठीक है, भारत का विभाजन स्वतंत्रता की ओर, मतलब भारत का विभाजन भी हो रहा था, साथ में स्वतंत्रता भी हो रहा था, पाकिस्तान और भारत के बीच में दोनों बंटवारा हो रहा था, विभाजन, और साथ में दोनों स्वतंत्र भी हो रहे थे। ठीक है, तो माउंटबेटन योजना आती है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आता है 1947 में, और माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 में आती है। तो कुल मिला के अब ये हो गया था कि भारत को अब आज़ाद होना है और साथ में भारत का बंटवारा भी होगा। तो इस तरीके से भारत का बंटवारा हो जाता है, भारत 1947 में आज़ाद हो जाता है। तो यहीं तक हमारा जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो यहाँ से कंप्लीट हमारी हो जाती है। तो यहाँ तक इसमें इतने सारे क्वेश्चन बन जाते हैं कि आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें जो वेटेज है प्रीलिम्स में, वो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, खासकर जो फ्रीडम स्ट्रगल है, नेशनल मूवमेंट है यहाँ से। इसके बाद जब भारत आज़ाद हो गया तो बाद में राज्यों किस तरीके से एकीकरण हुआ, ठीक है, भारत का एकीकरण हुआ और राज्यों का पुनर्गठन हुआ, ठीक है, और कांग्रेस ने विभाजन क्यों स्वीकार किया, बहुत सारे प्रश्न रहते हैं इसमें, और अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर बाध्य करने वाली शक्तियां, ठीक है, इस तरीके से हम पढ़ते हैं। इसके बाद जो हमारा स्टार्ट होता है भाई कि ब्रिटिश काल में, ठीक है, ब्रिटिश शासन के अधीन, जब भारत में ब्रिटिश शासन कर रहा था तो ब्रिटिश शासन के अधीन भारत एवं अन्य पहलू, ठीक है, जब भारत में ब्रिटिश शासन था तो उस दौरान क्या क्या भारत में हो रहा था, कौन कौन संवैधानिक रूप से, पहला चैप्टर है संवैधानिक प्रशासनिक और न्यायिक विकास, किस तरीके से कौन कौन से लॉ कानून आए, अधिनियम आए, जिस तरीके से भारत में संवैधानिक विकास हुआ। जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं तो इसमें भी हम यही पढ़ते हैं कि भारत में संविधान बनने से पहले कौन कौन से संवैधानिक विकास हो गए थे ब्रिटिश काल में। ब्रिटिश जब भारत में आए तो उनके दौरान कौन कौन से कानून बन गए, ठीक है, कौन कौन से ऐसे एक्ट बने जिन्होंने भारत में जो हमारा संविधान था उनको बनाने में हेल्प किया, और क्या क्या कौन कौन से कानून हुए, कौन कौन समय पे आए। तो हम उन कानूनों को संवैधानिक प्रशासनिक न्यायिक विकास के दौरान कौन कौन से एक्ट आए वो हम पढ़ेंगे। इनको दो भाग में बांट लेते हैं, 1773 से लेकर 1858 के बीच संवैधानिक विकास, और 1858 के बाद जब स्वतंत्रता प्राप्ति तक संविधान, 1858 के बाद से स्वतंत्रता प्राप्ति तक संवैधानिक विकास, क्योंकि यहाँ से 1857 क्रांति हो जाती ना, तो उसके बाद जो शासन है वो सीधे क्राउन के पास पहुँच जाता है। तो यहीं से जो अलग जो कानून आते हैं वो उनको दो भागों में बांट लेते हैं हम, ठीक है। तो इस तरीके से कौन कौन से हुए, रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, पिट्स इंडिया एक्ट हो गया, ठीक है, 1786 का अधिनियम हो गया, चार्टर एक्ट हो गया, ठीक है। इसके अलावा फिर बाद में 1858 में आता है, और इस तरीके से भारत में फिर परिषद अधिनियम आता है 61 का, 1892 का, 1909 का, फिर 1909 में भारत शासन अधिनियम आता है, 1935 में भारत शासन अधिनियम आता है। ये सारी चीज़ें हम इसके अंतर्गत पढ़ते जाते हैं। तो ये पूरा हमारा, और भारत में किस तरीके से सिविल सेवाओं का विकास हुआ वो हम सारी चीज़ें, कॉर्नवालिस की भूमिका, बेलेजली की भूमिका, तो ये हम सारी चीज़ें, सारी घटनाएं क्रम इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं। किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? ये संवैधानिक विकास और प्रशासनिक विकास किस प्रकार से भारत में हुआ, तो ये हमने पूरा पढ़ लिया। अब भारत में ब्रिटिश नीतियों का सर्वेक्षण, ठीक है, कि कैसे कैसे उन लोग क्या बांटो राज करो की नीति हुई, जमींदारों के प्रति दृष्टिकोण, मतलब वो क्या क्या चीज़ें हुई, प्रेस स्वतंत्रता की पर प्रतिबंध, रंग भेद की नीति, मतलब ब्रिटिश शासन की जो भारत में नीतियाँ रही उनका सर्वेक्षण किया जाता है कि भाई किस तरीके से उन्होंने शासन किया और क्या क्या उनकी नीतियाँ रही हैं। भारत में ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव, ठीक है, हम चैप्टर पढ़ेंगे। हाँ, वैसे इस चैप्टर को पहले ही पढ़ लेना चाहिए था कि मतलब कि जब भारत में ब्रिटिश शासन कर रहे थे तो भारत में किस तरीके से भारत की इकोनॉमी पर उसका प्रभाव पड़ा, या फिर हम उसको कहें कि भारत में जब ब्रिटिश शासन था तो उसका आर्थिक क्या प्रभाव था, किस तरीके से हमारी इकोनॉमी थी, अर्थव्यवस्था थी। तो भारत में ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव, ठीक है। उसके बाद भारत में प्रेस का किस तरीके से विकास हुआ, शिक्षा का किस तरीके से विकास हुआ ब्रिटिश काल के दौरान में, ठीक है। इसके बाद कृषक आंदोलन किस तरीके से हुए। ये चैप्टर हमें पहले पढ़ने चाहिए थे, हालांकि क्योंकि ये तो आज़ादी से पहले के चैप्टर है ना, कि ब्रिटिश काल में शिक्षा का विकास कैसे हुआ, प्रेस का विकास कैसे हुआ, और भारत में ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव, ठीक है। ये क्योंकि सब पहले के चैप्टर है ना, ठीक है, और 1857 क्रांति से पहले हमें पढ़ लेना चाहिए था क्योंकि तब वो शासन में आ गए थे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने कृषक आंदोलन स्टार्ट हुए 1857 के बाद 1947 के बीच में, शिक्षा का विकास कैसे हुआ इस हम ये चैप्टर पढ़ते हैं, और भारतीय श्रमिक वर्ग आंदोलन, ठीक है, ये पढ़ लिया। अब यहाँ से हमारी जो पूरी मॉडर्न हिस्ट्री है वो खत्म हो गई, क्योंकि हमने सब पढ़ लिया कि किस तरीके से भारत में ब्रिटिश ने शासन स्थापित किया, किस तरीके से शासन स्थापित किया और शासन किया, और उसके बाद शासन को उखाड़ने के लिए किस तरीके से भारतीयों के द्वारा फ्रीडम स्ट्रगल हुआ, आंदोलन हुए, और हमने उस आंदोलन को पढ़ लिया और भारत का उदय हो गया, भारत आज़ाद हो गया, और साथ में भारत का विभाजन भी हो गया। तो ये हमने पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो गई हमारी। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं, हालांकि जो इसके बाद स्टार्ट होता है क्या,
पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया मतलब स्वतंत्रता के पश्चात का भारत है, ठीक है। तो ये पढ़ते स्वतंत्रता और स्वतंत्रोत्तर विकास किस तरीके से हुआ, मतलब 1947 के बाद किस तरीके से भारत का विकास हो गया और किस तरीके से भारत में एक लोगों के साथ एक देश के लिए देश का किस तरीके से विकास हुआ, सरकारों ने क्या क्या काम किए, वो हम सारे इस चीज़ों इसमें हम पढ़ते हैं। संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान सभा कैसे बनी, और जो भारतीय रियासतें थी, ठीक है, और ठीक है उनके साथ किस तरीके से भारत में वो शामिल हुई, वो हम सारी चीज़ें सारे घटनाक्रम, क्योंकि वो सारे हमारे भारतीय राज्यों की एकीकरण पुनर्गठन के अंतर्गत आते हैं। फिर किस तरीके से भारत को राज्यों के आधार पर मतलब भाषा के आधार पर राज्यों को बांटा गया, वो हम सारी चीज़ें कहाँ पढ़ेंगे, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में स्वतंत्रता। तो ये टॉपिक हमारा एक मेंस में भी आता है, जो हमारा मेंस का टॉपिक है GS 1 में पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, वो हम यहाँ से कवर कर सकते हैं। हालांकि प्रीलिम्स में इतने क्वेश्चन इससे नहीं पूछे जाते, जो मैंने बताया कि प्रीलिम्स में खासकर जो प्रमुख मॉडर्न हिस्ट्री है, ब्रिटिश शासन आया और ब्रिटिश शासन के बाद 1947 के बीच में जो घटनाक्रम हुई पूरी, और खासकर फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इससे क्वेश्चन बनते हैं। इस समय कैसी पॉलिटिक्स चल रही थी, और यहाँ से हम पढ़ सकते हैं जो भारत का हमारा जो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया है, ठीक है, वो हम कवर कर सकते हैं। तो जैसे नवोदित राष्ट्र के समक्ष चुनौतियां, जब भारत नया राष्ट्र बना, भारतीय रियासतें, भारत संविधान का निर्माण हुआ जब भारत आज़ाद हो गया, ठीक है, संविधान सभा 1946 में 1949 में संविधान बन के तैयार हो गया, जब 1950 में हमने लागू किया था। राष्ट्रवादी विदेश, फिर हमने किस तरीके से अपनी विदेश नीति का विकास किया, क्या विदेश नीति रही भारत की, भारत में किस तरीके से प्रथम आम चुनाव हुए, पता 1951-52 के दौरान में, ठीक है, नेहरू के नेतृत्व में स्वतंत्र भारत, ठीक है, तो नेहरू के नेतृत्व में स्वतंत्र भारत, क्योंकि जब भारत आज़ाद हो गया तो प्रधानमंत्री कौन रहे, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो नेहरू के नेतृत्व में स्वतंत्र भारत 1947 से लेकर 1964, क्योंकि वो 1947 से लेकर 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, ठीक है। 1947 से लेकर 1951-52 तक तो वो केवल एक प्रकार से जो सरकार थी हमारी, उस समय लोगों के द्वारा डायरेक्ट आम चुनाव तो हुए नहीं, संविधान सभा का निर्माण हुआ था तो उसके लिए चुनाव हुए, तो उसी में हमारी जो सरकार थी वो बन गई थी, ठीक है। तो वो तो एक अलग सरकार थी, संविधान के द्वारा संविधान सभा के लिए जो बनी थी वो एक सरकार थी, ठीक है, अंतरिम सरकार, अंतरिम गवर्नमेंट थी, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब चुनाव होते हैं तो उसके बाद वो बनते हैं 1952 में प्रधानमंत्री, उसके बाद फिर 57 में, 62 में और फिर 64 में उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो डेथ हो जाती है उनकी। तो 1964 तक, 1947 से लेकर 1964 के बीच में नेहरू के नेतृत्व में भारत स्वतंत्र भारत किस तरीके से रहा। फिर नेहरू के बाद का भारत, समझ रहे हो, मतलब नेहरू के नेतृत्व में स्वतंत्र भारत 1947 से लेकर 1964 तक क्या क्या हुआ। इसी बीच भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, भारत चीन का भी युद्ध हुआ था, आपको पता है 1962 का, हालांकि पाकिस्तान के साथ नहीं, पाकिस्तान के साथ हुआ था 1965 में, सॉरी, और 19 भारत चीन के साथ हुआ। और किस तरीके से पड़ोसी देशों से संबंध रहे हमारे नेहरू जी के नेतृत्व में, भारत के पड़ोसियों के किस तरीके से संबंध रहे, भारत पाकिस्तान, चाहे भारत चीन, भारत नेपाल, भारत भूटान और भारत श्रीलंका। फिर जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो नेहरू के बाद का भारत 1964 से लेकर 1966 के बीच में क्या क्या घटनाक्रम हुआ, लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने, ठीक है। उसके बाद फिर इंदिरा गांधी स्टार्ट होते, मतलब उनका जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल स्टार्ट होता है 1966 से, और वो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का प्रथम चरण 1966 से लेकर 1977 तक, क्योंकि वो प्रधानमंत्री 1966 से लेकर 1977 तक रही, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि जब वो इमरजेंसी लगी और इमरजेंसी के खिलाफ फिर आंदोलन हुए, फिर बाद में इनको हार का सामना करना पड़ा था 1977 में, फिर बाद में हालांकि फिर 1980 में फिर से प्रधानमंत्री बन गई थी, ठीक है। तो वो इसलिए इसको कहा जाता है प्रथम चरण, ठीक है, 1966 से लेकर 1977 तक। और द्वितीय चरण इनका स्टार्ट होता है 1980 से लेकर 1984 के बीच में, ठीक है, दिखाओ 1980 से लेकर 1984 के बीच में, क्योंकि 1984 में उनकी हत्या कर दी जाती है, ठीक है। और 1977 में जनता पार्टी का शासनकाल स्टार्ट होता है। जनता पार्टी कोई वो नहीं थी, वो सब पार्टियों ने मिलकर वहाँ पे एक जनता पार्टी का निर्माण किया था। उसी के बाद फिर बाद में 1980 में जनसंघ जो था वो भारतीय जनता पार्टी के रूप में बन गया था। तो इस तरीके से फिर 1984 के बाद राजीव गांधी का प्रधानमंत्री काल स्टार्ट हो जाता है 1984 में, और 1989 तक वो प्रधानमंत्री रहते हैं। और 1989 में फिर वो उन पर बहुत सारे आरोप लगते हैं और फिर वो चुनाव होते हैं। तो फिर क्या होता है कि जो आम चुनाव हुए 1989 में बीपी सिंह को शासनकाल स्टार्ट होता है, वो 1990 तक बनते हैं। हालांकि इसी 1990 में फिर जो चंद्रशेखर
के चंद्रशेखर थे, वो हाँ चंद्रशेखर थे, वो भी चंद्रशेखर सरकार थी, वो भी इसमें प्रधानमंत्री बन जाते हैं 1951 तक। फिर लेकिन हालांकि इसी बीच पे सरकार के पास उनके पास बहुमत नहीं रहता है, तो 1951 में वो चुनाव होते हैं, और इसी 1951 के चुनाव के दौरान और राजीव गांधी की हत्या हो जाती है जब वो प्रचार करने के लिए जाते हैं साउथ तमिलनाडु में, तो जो लिट्टे था उनकी द्वारा हत्या कर दी जाती है। इस तरीके से फिर 1951 में नरसिम्हा राव जो हैं उनके प्रधानमंत्री बनते हैं 1996 में, और 1996 के बाद जब 19 आम चुनाव होते हैं तो फिर से भी 1996 से लेके 1949 के बीच 3 प्रधानमंत्रियों का शासनकाल से आपको पता है। देवगौड़ा थे, ठीक है, और AK गुजराल थे, ठीक है, और हमारे ये क्या नाम जो लाल वो अटल बिहारी वाजपेयी वो भी प्रधानमंत्री रहे। फिर बाद में जब 1999 में फिर से चुनाव होते हैं तो फिर 5 साल के लिए वो जो अटल बिहारी वाजपेयी उनकी सरकार बनती है 2004 तक रहते हैं, ठीक है। देवगौड़ा आएगी गुजराल के आम चुनाव, ठीक है। फिर 1998 1999 और 1999 में किस तरीके से जो फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं पोखरण, ठीक है, द्वितीय ऑपरेशन शक्ति, लाहौर सम्मेलन, कारगिल युद्ध होता है 1999 में। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार बनते हैं और 2004 तक वो रहते हैं, और 2004 के फिर से आम चुनाव होते हैं, और उसके बाद 2004 से लेके 2014 तक जो यूपीए गवर्नमेंट है, यूपीए गवर्नमेंट रहती है, और 1999 से लेके 2004 तक एनडीए गवर्नमेंट रहती है, बीजेपी गवर्नमेंट रहती है, और 2004 से लेकर 2014 तक किसकी गवर्नमेंट रहती है, यूपीए की, कांग्रेस की, ठीक है। तो ये था क्या पूरा 2014 तक, और 2014 के बाद से किस तरीके से फिर एनडीए बीजेपी गवर्नमेंट स्टार्ट हुई, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तो वो हम इसके बाद हम पढ़ते हैं। तो इस तरीके से हमारा पूरा आज तक का पूरा जो इतिहास है वो पूरा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, और हमारी बुक्स है, हमारी जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो खत्म हो जाती है। अब पूरा इसमें लेटेस्ट तक है पूरा, कि देश में 2020 में जिस तरीके से 2021 में जो कोविड आया और उसको किस तरीके से महामारी का प्रभाव रहा, पूरी चीज़ें हैं। और एनडीए की कैसे दो बार गवर्नमेंट बनी 2014 से लेकर 2019 के बीच में, 2019 में चुनाव हुए, 2024 तक अभी क्या होगा, अब इसका नया वर्जन आएगा तो उसमें आपको पढ़ने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि पूरी हमारी मॉडर्न हिस्ट्री है, जो आधुनिक भारत का इतिहास है, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री पूरी कंप्लीट हो जाती है, और हमारे ये सब्जेक्ट यूपीएससी में काफ़ी मददगार है, और ये इसका काफ़ी वेटेज है। इस तरीके से आप लोग उसको कवर कर सकते हो। ये तो मैंने इसको बताया है, ये तो मैंने इसका पूरा जो चैप्टर है वो बताया किस तरीके से हमारा जो इतिहास है मॉडर्न हिस्ट्री का वो हम किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। आप लोग इसको अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो आपको काफ़ी जो हेल्पफुल रहेगा और आपको एग्जाम में काफ़ी मददगार रहेगा। अब इसमें कुछ मुख्य चीज़ें इस चैप्टर में दी हुई हैं, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट जो तिथि हो गई, डेट हो गई, उनसे जुड़ी हुई कुछ जैसे प्रमुख नारे हो गए, समाचार पत्र, भारतीय क्रांतिकारी संगठन, ठीक है, कृषक आंदोलन, जनजातीय, प्रमुख शॉर्ट में नाम दिए होंगे एंड में, महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन कौन से नाम, भारतीय क्रांतिकारी संगठन, ब्रिटिश काल में विदेशों पर अधिकार। तो इस तरीके से चैप्टर स्टार्ट होते हैं, आपकी जो पूरी बुक से ख़त्म हो जाएगी। इस बुक्स में यदि हम बात करें तो टोटल कितने हैं पेज हैं भाई साहब, 911 पेज है, मतलब यहाँ से नहीं है, 957, ठीक है, 958 पेज हैं, ठीक है, यहाँ तक मतलब 1000 मान के चलो। लेकिन ये कि इसमें से बहुत सारा तो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया का ही है, मतलब ये देख लो यहाँ से, जहाँ से मतलब नेहरू के बाद का भारत, ठीक है, नवोदित राष्ट्र के समक्ष चुनौती है, तो मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया है, ठीक है। यहाँ तक है जो मुख्य मॉडर्न हिस्ट्री है वो तो यहाँ तक है, ठीक है। भारतीय श्रमिक आंदोलन, ठीक है, यहाँ तक है, मतलब मुख्य रूप से हमारी जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो यहाँ तक है। यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी क्या, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, स्वतंत्रता और स्वतंत्रोत्तर विकास, आज़ादी के बाद किस तरीके से भारत का विकास हुआ, स्वतंत्रोत्तर विकास, मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। तो यहाँ तक हमें इतनी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है, इतने पढ़ लोगे तो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। और ये जो है इसके बाद ये है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, मतलब आज़ादी के बाद का भारत। तो वो हमें अलग हम उसको पढ़ सकते हैं बाद में, पहले हमें ये कवर करना है। इसमें अभी हमें सोचते हैं कि इस चैप्टर को छोड़ भी दो यदि आप लोग, ठीक है, छोड़ना मतलब एक बार पढ़ के उसको समझ के क्या है। लेकिन जो प्रमुख जो स्टार्ट होता है वो होता है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। हालांकि मैं आपको एक और सजेस्ट करूंगा, किसी के साथ आप लोग विपिन चंद्रा को भी पढ़ सको तो वही पढ़ लो, उसमें भी उसको पढ़ के आपको स्टोरी के फॉर्म में बहुत सारी चीज़ें समझ में अच्छी आ जाती हैं। और साथ में एक ये भी रहता है, जैसे कि इसमें एक चैप्टर नहीं है, जैसे कि जब जो मुगल एम्पायर था उसका डिक्लाइन हुआ, तो जो यूरोपीय जो कि जैसे कि जो वो थे क्या नाम का, जो उत्तर मुगल शासक थे, जैसे कि बहादुर शाह, फर्रुख शाह, जहांदार शाह, मोहम्मद शाह रंगीला, ये जो शासक थे इन्होंने किस प्रकार से शासन हुआ, इनके कार्यकाल में क्या क्या हुआ, और ब्रिटिश
एम्पायर का किस तरीके से डिक्लाइन हुआ, वो हमारे लिए, वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। वो हम हालांकि मध्यकाल में पढ़ लेते हैं, लेकिन ऐसे हम इससे लिंक करके पढ़ेंगे तो हमें आसानी होगी कि किस तरीके से मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हुआ। फिर उसके बाद फिर वो जो मुगल एम्पायर था वो अलग अलग राज्यों में बट गया, देसी राज्यों में, और फिर उसके बाद किस तरीके से ब्रिटिश शासन ने अलग अलग करके उन राज्यों को शासन करने में काफ़ी हेल्प हुई। तो और उसके इसके साथ ही ब्रिटिश शासन भारत में स्थापित हो गया। तो ये काफ़ी एक मैंने अच्छे मतलब बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, ताकि आप लोग उसको समझ सको कि हाँ ब्रिटिश जो मॉडर्न हिस्ट्री उसको इस तरीके से कवर करना है। मैंने उसको कितने शॉर्ट फॉर्म में आपको समझा दिया कि भाई ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश आए, ब्रिटिश का शासन स्थापित हुआ, फिर उनके खिलाफ आंदोलन हुए, भारत आज़ाद हुआ। ये पूरा हमें मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर पढ़ना है। मतलब कि सोचो कि 1757 से लेके मतलब कि 18th सेंचुरी के मध्य से, ठीक है, और हमें 1947 मतलब 20वीं शताब्दी के मध्य तक का इतिहास हमें मॉडर्न हिस्ट्री के रूप में पढ़ना है। 200 साल का इतिहास है ये, हम इसे अच्छे से कवर कर लेते हैं तो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री कवर हो जाएगा। उससे पहले का जो इतिहास है उसको पढ़ते हैं मध्यकाल के अंतर्गत, ठीक है, जैसे कि दिल्ली सल्तनत हो गया, मुगल काल हो गया, ठीक है, और दिल्ली सल्तनत से पहले अलग अलग जो जैसे कि जो राजा थे, जैसे पाल वंश था, राजपूत वंश था, साउथ में चले जाओ चालुक्य वंश हो गया, बहमनी वंश हो गया, विजयनगर साम्राज्य हो गया, ये हम सारी चीज़ें मध्यकाल के अंतर्गत पढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत हो गई, ये मध्यकाल के अंदर पढ़ते हैं। उससे पहले और चले जाओ तो गुप्त काल, ठीक है, और गुप्त काल के बाद जैसे कि हर्षवर्धन का शासन आ गया था, ठीक है, तो गुप्त काल, उससे पहले पोस्ट मौर्य काल, ठीक है, और महाजनपद काल, प्राचीन काल में चले जाओ महाजनपद काल, और महाजनपद काल से पहले जाओ तो भाई अब पता चलेगा वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, और उससे पहले हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता से पहले पता ही है प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। तो वो पूरा प्राचीन इतिहास है, हमको बात करनी केवल किस पे, मॉडर्न हिस्ट्री पे। हमारी मॉडर्न हिस्ट्री इस तरीके से हमारी कवर हो जाएगी और हमारा पूरा इतिहास भी कवर हो जाएगा, और साथ में ये हम कवर कर लेते हैं तो इससे हमारा जो मेंस का पोर्शन है, हालांकि क्वेश्चन बहुत ही कम बनते, एक ही क्वेश्चन मुश्किल से बनता है, वो भी नहीं आता कभी कभी, जिसका नाम है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। और प्रीलिम्स में भी एक आध दो क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, जैसे अभी लास्ट का 2022 का पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन एक आया था कि जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, नहीं जो हमारे हम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो कौन से मंदिर में गए थे, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था, जिसका वो था वो सोमनाथ का मंदिर था, वो उसका आंसर था। तो उस तरीके से आ जाते हैं मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस में ये, लेकिन ये प्रमुख समझना ये जरूरी है, और इसमें यदि आप लोग समझते तो बहुत अच्छे से आपको जो प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स से कम से कम प्रीलिम्स की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री से कम 15 क्वेश्चन, लगभग 10-15 क्वेश्चन, पूरे टोटल हिस्ट्री के क्वेश्चन बनते हैं 22-23 क्वेश्चन, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री मिला के उसी में मिडाइवल से अलग कम आते हैं प्राचीन से, और उसमें आर्ट एंड कल्चर से पूरे बन जाते हैं 22-23 क्वेश्चन, जिसमें के लिए 15 क्वेश्चन कम से कम मॉडर्न हिस्ट्री से ही रहते हैं, लगभग 15 क्वेश्चन पूरी बात कही जाए तो। मॉडर्न हिस्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट है आप लोग खुद समझ रहे होंगे। तो इस तरीके से मैंने बताया, और किस तरीके से कवर कर सकते हो आप लोग चाहो तो जो बिपिन चंद्र है वो भी मेरे पास है, आप लोग चाहो तो वो भी उसको भी आप लोग पढ़ के उसको भी कवर कर सकते हो, वो भी आपको काफ़ी मतलब महत्व, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे यदि पढ़ोगे ना तो आपको एक स्टोरी सी पूरी बन जाएगी। अच्छा हाँ, ये ऐसे शासन आया बट इसका, और ये विरोध, इसका आंदोलन हुए, ये ऐसा हुआ, और किस तरीके से भारत आज़ाद हो गया, वो स्टोरी फॉर्म में दी। ऐसे उसमें कोई ऐसी उसमें कोई ऐसी टॉपिक हेडलाइंस ऐसी नहीं दी हुई हैं, वो आपको केवल वो, क्योंकि वो एनसीईआरटी है, ठीक है, 12वीं बच्चों की मॉडर्न हिस्ट्री की बिपिन चंद्रा की, तो वो आप लोगों से पढ़ सकते हो। हालांकि उसमें फैक्ट डेट इतनी ज़्यादा महत्व नहीं है उसका, और उसमें फैक्ट नहीं है, इसमें काफ़ी फैक्ट दिए हुए हैं और काफ़ी अलग अलग टॉपिकों को अलग अलग तरीके से समझाया गया है हेडलाइन के थ्रू, ठीक है, और टॉपिक बाई टॉपिक, ठीक है, क्या सिद्धांत है उनमें। जैसे मान लो अब इसी को देख लो, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, जैसे कि हम पढ़ते हैं ना, जैसे कि हड़प नीति, व्यपगत का सिद्धांत, ठीक है, इसमें पूरा अच्छे तरीके से समझाया गया कि क्या है क्या नहीं है, और इसके अंदर कौन कौन से राज्यों को लिया, क्या कब लिया, उसमें शॉर्ट तरीके से बता दिया होगा, ठीक है। इस चैप्टर में मैडम इसमें क्या है, हर चीज़ को काफ़ी ढंग से और विस्तार तरीके से समझाया, इसलिए तो बुक्स बहुत बड़ी है, ठीक है। और जो अलग अलग इतिहासकार हैं या फिर जो अलग अलग लोग हैं जिन्होंने इतिहास के बारे में कुछ दिया है, कोट दिए, तो उनकी यहाँ पे उनकी बातों को भी यहाँ पे उनके बता दिया गया है। साथ में यहाँ पे क्या है कि जैसे चैप्टर खत्म होता है तो जो इंपॉर्टेंट डेट होती है या जो उसका सारांश होता है उसका पूरा बता दिया जाता है कि भाई ये जो अभी चैप्टर ऐसे खत्म हुआ मैंने यूरोपीय कंपनियों का आगमन, तो यहाँ पे जो बताते हैं कि यूरोपीय जब वाणिज्य के आरंभ से संबंधित तिथियाँ, या जब यूरोपीय कंपनी आई तो उससे संबंधित तिथियाँ कि कौन कब कैसे आया। जैसे 1758 पुर्तगाली वास्को ड गामा भारत कालीकट बंदरगाह पे आया था। उससे पहले 1487 में पुर्तगाली यात्री बार्थोलोम्यू डियाज का केप ऑफ गुड होप तक पहुँचना, मतलब वो केप ऑफ गुड होप मतलब जो अफ्रीका का दक्षिणी सिरा है वहाँ तक पहुँचाता था उत्तर महासागरीय पर। उसके बाद फिर से लौट गया था, वो बनने ही आ जाता था भारत में। उसके 10 साल के अंतराल के बाद
फिर वास्को ड गामा भारत में आता। तो किस तरीके से वास्को ड गामा की दूसरी यात्रा 1502 1503 के अंतर्गत हुई, और 1503 में पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में आगमन, और 1505 में वो एक गवर्नर के रूप में आया था, और फिर किस तरीके से 1510 तक उन लोगों ने यहाँ पे जो गोवा पे कब्जा कर लिया, और फिर किस तरीके से अल्बुकर्क ने गोवा को बीजापुर से छीना। अल्बुकर्क मतलब अल्बुकर्क था दूसरा गवर्नर जिसका नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है। तो इस तरीके से डेट है वो इन्फॉर्मेशन दी हो ताकि इसको समझने में और अच्छे से लगे। अपन जैसे मान लो अपन ने चैप्टर खत्म कर लिया, जब चैप्टर हमने खत्म कर लिया तो इस चैप्टर से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई, डेट हुई, उनको सारांश में यहाँ पे लिख दिया, जो कि अपनी प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मेंस में भी अपन इन चीज़ों को एक शॉर्ट के रूप में, एक जो ब्लू पॉइंट होता है उसमें हम एक प्रकार से इसको लिख देते हैं। हमारा जो आंसर काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव लगता है, अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है कि ताकि इसमें ऐसी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो ये काफ़ी जो होता है कि पूरे चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ें शॉर्ट तरीके से दी हुई थी वो इसमें उसको शॉर्ट करके दिखाया जाता है, जो भी आपने चैप्टर में पढ़ा है चैप्टर के एंड में। तो इस तरीके से अपना चैप्टर जो ख़त्म हो जाता है। तो इसमें जैसे ख़त्म होगा चैप्टर, अब यहाँ से फिर से स्टार्ट हुआ दूसरा चैप्टर कि ब्रिटिश विजय के समय भारत की स्थिति, मतलब जब भारत में जब ब्रिटिश जीत रहे थे, ठीक है, जब भारत में ब्रिटिश जीते तो किस तरीके से भारत में उन लोगों ने विजय प्राप्त की, और भारत में किस तरीके से वो लोग आए, और भारत में किस तरीके से भारत की क्या स्थिति रही है, और इससे पहले किस तरीके से उन्होंने भारत में शासन किया, चाहे वो डचों मतलब उनके आपसी संघर्ष चल रहे थे, डच आंग्ल संघर्ष हुआ, चाहे फ्रांसीसी आंग्ल संघर्ष हुआ, किस तरीके से युद्ध हुए, जैसे कि आंग्ल कर्नाटक वॉर हो गया, ठीक है। तो ये पूरा सिस्टम हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ते जाते हैं। जैसे क्या है, सर्वोच्च हेतु आंग्ल फ्रांसीसी सर्वोच्चता के लिए आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष, मतलब किस तरीके से कौन जो जीतेगा वही भारत में शासन करने के लिए स्टार्ट हो जाएगा। जैसे द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ, ठीक है, प्रथम कर्नाटक वॉर हुआ। तो ये पूरी चीज़ें हम इसके अंतर्गत पढ़ते जाते हैं, और फ्रांसीसियों की असफलता के कारण क्यों असफल हो गए, और ये पूरी घटनाक्रम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है। बस ये पूरी इम्पोर्टेंट है। और फिर भारत में जब ब्रिटिश भारत में जीत रहे थे, चाहे वो कर्नाटक वॉर हो, प्लासी का युद्ध हो, तो ब्रिटिश विजय के समय भारत की स्थिति, मतलब जब भारत में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत रही थी तो उस समय भारत की क्या स्थिति रही, भारत में कौन कौन से स्थानीय क्षेत्र, स्थानीय राज्य थे, और किस तरीके से वो आया और उसने कैसे किया। उसी में पढ़ते हैं करनाल का वॉर हो, चाहे वो जब ब्रिटिश जब उसी की, क्योंकि इस समय जब ब्रिटिश विजय जीत रहे थे इसी समय जो मुग़ल एम्पायर था उसका डिक्लाइन हो गया था, और मुग़ल एम्पायर का डिक्लाइन के समय आपको पता है कि 1738-1739 में बैटल ऑफ करनाल होता है, जो फारस का शासक था नादिर शाह वो आया था। और फिर इसी के बीच आपको पता है 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने अफगानिस्तान पर अपना शासन कायम किया। 1718 से लेकर 1747 तक वो बीच में कई बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया। और इसमें पता है 1739 का जो 1700 वो यहाँ पे 1739 में तो नादिर शाह आया तो वो लूट के ले गया था, और 70 करोड़ रुपए इकट्ठा करके ले गया था, ठीक है। और जो अहमद शाह अब्दाली उसके बाद आता रहा, ठीक है, अफगान शासक, और वो 1767 में आया था। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, आपको पता है, मराठों पर महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की थी, जो इतिहास में पानीपत का तृतीय युद्ध के नाम से सुप्रसिद्ध है। तो आपको पता है किस तरीके से जो अहमद शाह अब्दाली वो खतरनाक था, और उस तरीके से उन्होंने जो मराठों को हराया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है घटना, आप लोग उसको समझ सकते हो। तो इस प्रकार से आप लोग भाई समझो कि हमें किस तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करनी है। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, और ये बुक्स की काफ़ी अच्छी बातें हैं, इसमें काफ़ी फैक्ट दिए हुए हैं। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगा कि इस बुक्स के साथ यदि आप बिपिन चंद्रा पढ़ते हैं, बिपिन, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मतलब पूरे डिपेंड हो जाओ, सोचो कि 2 बुक्स पढ़नी, ऐसा नहीं। वो बुक्स ऐसी है कि उसको बहुत जल्दी कवर कर लो आप, उसको समझने के लिए कि भाई क्या है, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें फैक्ट हैं और बहुत सारी चीज़ें अलग अलग लिखी हुई हैं, टॉपिक बाय टॉपिक लिखी हुई हैं, ठीक है, अलग अलग करके। उसमें क्या पूरी चीज़ें वो स्टोरी कनेक्ट करके पूरी स्टोरी के फॉर्म में लिखी हुई हैं। तो वो काफ़ी बच्चों वाली बुक से बड़े NCERT का है, तो वो आपको काफ़ी समझ में अच्छे से आएगा। और ये बुक्स उसके बाद पढ़ोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो बुक्स पढ़नी जरूरी है, ये बुक्स पढ़ोगे तब भी आपको अच्छे समझ में आएगा पूरा, यदि आप ध्यान लगा पढ़ते हो अच्छे से कि ब्रिटिश किस तरीके से आए और क्या क्या घटनाक्रम हुई और पूरी चीज़ें हुई। उसके साथ आपने टेस्ट सीरीज लगाओ, बढ़िया क्वेश्चन लगाओ, और क्वेश्चन जैसे देखो ऐसा है, आप कोई बुक्स पढ़ लो, कितनी बुक्स पढ़ लो, आप गारंटी नहीं है कि आप
पूरे के पूरे क्वेश्चन कर सको। क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत छूटते हैं, जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है मतलब सोचो किसी से भी नहीं बनेंगे वो, चाहे कहीं से भी बढ़ के आए, क्योंकि जब इससे नहीं बन रहे हैं तो फिर आप 2 बुक्स पढ़ लो चाहे 3 बुक्स पढ़ लो, नहीं बनेंगे वो, क्योंकि वो अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते ही हैं। तो हमें ये पूछना कि हमारे इससे जितने, यदि हम स्पेक्ट्रम पढ़ा है तो स्पेक्ट्रम से यदि कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो नहीं छूटना चाहिए भाई साहब। सीधी बात है कि यदि हमारा स्पेक्ट्रम मान लो हमने पढ़ा है और स्पेक्ट्रम से कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो नहीं हमारे यहाँ से, इससे बचना चाहिए, मतलब इससे हो जाना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम लोग पढ़ रहे हैं इसी से क्वेश्चन आ रहे हैं वही नहीं बन रहा, तो फिर तो गलत है ना। तो इस तरीके से हम ऐसा पढ़ो ताकि इससे जो भी क्वेश्चन आए वो बने। तो हम इस तरीके से को सोचेंगे कि भाई स्पेक्ट्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि हर टॉपर बोलता है भी स्पेक्ट्रम बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें किसी घटना के बारे में अच्छे तरीके से बताया गया है, बहुत अच्छे तरीके से इसमें समझा गया है क्या घटनाक्रम थी, क्या क्या हुआ था उसके बीच में, टॉपिक बाय टॉपिक। तो उसको एक अच्छे से अपने पास एक बेसिक वो होता है, तो इसी से अपन लोग शॉर्ट नोट्स बना लो अपने जो मेंस के लिए, ठीक है। मेंस में टॉपिक है इंपॉर्टेंट वो आप इसमें से बना सकते हो ताकि उनको मेंस में भी कुछ फ़ायदा मिले। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। आई थिंक आपको ये जो वीडियो है ये जो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपको किस तरीके से बुक्स पढ़ना, किस तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करना है। ऐसे यदि आप लोग कमेंट करोगे और आप लोग बताओगे और सब्जेक्ट के लिए हमें कैसे तैयारी करनी पड़ेगी, कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, तो आप लोग कमेंट करके जो बताइएगा ताकि उस वीडियो बनाया जाए। बाकी यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक से जरूर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आता है तो आप तक वो आसानी से पहुंच जाए दोस्तों। जय हिंद जय भारत, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।